नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जीके करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। दूसरा कथन था यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन केवल और एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। तो कथन दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री ने कोरिया गणराज्य के इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, इसलिए कथन दो सही है। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 बाहरी क्षेत्रों से हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में गरीबी को कम करना और स्थायी आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण का समर्थन करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे लैंड्रोमैट देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये ऐसे देश हैं जो रूसी तेल खरीदते और प्रसंस्कृत उत्पाद यूरोपीय देशों को बेचते हैं। इसमें से दूसरा कथन है इसमें केवल 4 देश शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है। हाल ही में लैंड्रोमैट हाउस द प्राइस कैप अलायंस व्हाइट वॉश एशियन ऑयल इन अर्थ कंट्रीज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में लैंड्रोमैट देशों के संदर्भ में चर्चा की गई। भारत लैंड्रोमैट देशों के रूप में नामित देशों का नेतृत्व करता है। यह वो देश हैं जो रूसी तेल खरीदते हैं और यूरोपीय देशों को प्रसंस्कृत उत्पाद बेचते हैं। इसमें चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे 5 शामिल देश हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 1 साल बाद प्राइस कैप गठबंधन देशों ने लैंड्रोमैट देशों से रिफाइंड तेल उत्पादों के आयात में वृद्धि की है। बताते चलें कि प्राइस कैप गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूके और यूएसए से बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा कथन है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग इस हब पर अपने साथ हुए भेदभाव के संबंध में अपनी शिकायतें और चिंताएं दर्ज करा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना की प्रशंसा की, जिसमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण को पार कर लिया।
राष्ट्रीय SC/ST हब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे अक्टूबर 2016 में सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस हब का मुख्य उद्देश्य SC और ST उद्यमियों को सहायता प्रदान करना और उन्हें सार्वजनिक खरीद में लाभ देने में मदद करना है। यह SC/ST उद्यमियों को सूचना प्रशिक्षण, वित्त पोषण और विपणन सहायता तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, AIME 2023 क्या है? ए ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास, बी ऑप्शन है भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास, सी ऑप्शन है भारत अमेरिका वायु अभ्यास, जबकि डी ऑप्शन है आसियान भारत समुद्री अभ्यास। AIME 2023 का संबंध आसियान भारत समुद्री अभ्यास से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्लेषण देखेंगे, हाल ही में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 दक्षिण चीन सागर में शुरू हुआ। AIME 2023 भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के सदस्य देशों की नौसेनाओं द्वारा आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में INS दिल्ली भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और INS सतपुड़ा स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का हार्बर फेज चांगी नेवल बेस में और सी फेज साउथ चाइना सी में होना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ए ऑप्शन नीति आयोग द्वारा, बी ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन द्वारा, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास का संबंध नीति आयोग से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त विकास कार्यक्रम के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी की है। यह संग्रह भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। साथ ही ये केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रयासों को उजागर करके उनकी सराहना करता है। इस संग्रह में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित 75 केस स्टडी शामिल हैं। इन केस स्टडीज को सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और भारत सरकार के 30 मंत्रालयों एवं विभागों से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ए ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान, सी और डी ऑप्शन हो जाए एसोसिएटेड प्रेस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 का संबंध रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसका विश्लेषण देख लेते हैं, विश्लेषण से जानकारी लेते हैं। हाल ही में विश्व मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के इस सूचकांक में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क की नॉर्डिक तिकड़ी ने शीर्ष 3 पदों पर कब्जा किया है, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया निचले 3 स्थानों
पर रहे हैं। बता दें कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जिसका स्व घोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना है और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में और इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुलंद भारत अभ्यास क्या है? एक ऑप्शन है एकीकृत थिएटर कमांड युद्ध खेल अभ्यास, बी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की संयुक्त अभ्यास, जब सी ऑप्शन है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, और डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सेना का एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास। तो बुलंद भारत अभ्यास का संबंध भारतीय सेना का एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वी थिएटर के सबसे ऊंचाई वाले आर्टिलरी रेंज में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया। बुलंद भारत अभ्यास एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास है। इस अभ्यास में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिले में तैनात विशेष बलों, उड्डयन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान शामिल हुए। इस दौरान आर्टिलरी और इन्फैंट्री के निकट समन्वय में निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2011 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के द्वारा हुई थी। दूसरा कथन है, इसके फैसले बाध्यकारी नहीं होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। दोनों कथन सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लुधियाना में गैस रिसाव की घटना के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के अनुसार की गई थी। यह एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों से निपटता है। इसकी स्थापना सर्वोच्च न्यायालय, विधि आयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों के सिफारिश के अनुसार की गई थी। इस ट्रिब्यूनल की बेंच 5 क्षेत्रों में स्थित है: उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम है। उत्तरी बेंच इसकी मुख्य बेंच है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ट्रिब्यूनल के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा जिला सितारा श्रेणी में ODF खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बना है? ए ऑप्शन है वायनाड, बी ऑप्शन है वारंगल, सी ऑप्शन मंचिरियाल और डी ऑप्शन हो जाएगा अनपुर। तो ODF प्लस घोषित होने वाला पहला जिला या 3 जिला सितार की श्रेणी में वायनाड आया है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में वायनाड ODF प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बन गया। स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रैंकिंग में 3 सितारा श्रेणी अचीवर्स में वायनाड जिला पहले स्थान पर रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश के अनुरूप 3 तेलंगाना के मंचिरियाल जिले का स्थान है। 1 अक्टूबर 2022 तक गांवों द्वारा प्रस्तुत ODF प्लस प्रगति रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों और जिलों के ODF प्लस स्कोर की गणना की गई।
अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को केवल प्रोटोटाइप विकास और प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन के 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 1 कथन सही है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का तीसरे पक्ष से आकलन करने का फैसला किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम स्टार्टअप इंडिया के तहत अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, प्रोडक्ट ट्रायल्स, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए डीपीआईआईटी द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनाई गई है। बताते चलें कि डीपीआईआईटी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित एक विभाग है। आज का अभ्यास प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन पहला कथन है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। दूसरा कथन है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यान्वित की घोषणा के तुरंत बाद यह लागू हो जाती है। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य सत्ताधारी दलों को चुनावों के अनावश्यक लाभ प्राप्त करने से रोकना है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन 1, 2, 3, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक